नमस्कार दोस्तों। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास लेखन की परंपरा जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में 40 मिनट वीडियो चला, उसमें तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी और शिवसिंह सेंगर का शिवसिंह सरोज के बारे में कुछ बातें रह गई थी, लिखनी रह गई थी। मैंने बता दिया था, फिर से करते हैं। शिवसिंह सरोज लिखा ग्रंथ किसने? शिवसिंह सेंगर ने। मैं कर चुका हूं खास बात कि इसका आधार कालिदास आजारा था। शिवसिंह सरोज का आधार ग्रंथ कालिदास आजारा था, सरोज काली थी और उसका लेखक कालिदास त्रिवेदी था। इसमें 212 कवियों के 1000 छंद है, वो आधार था। शिवसिंह सरोज 1883 में लिखा गया था। उसमें 1003 कवियों का जिक्र है। कुल 1003 कवि है। इसके दो भाग है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। लिखा नहीं है कहीं। पूर्वार्ध भाग में जो है जो रचनाएं हैं, रचना कवियों की रचनाओं के उदाहरण दिए गए हैं, और उत्तरार्ध भाग में 1003 कवि जो हैं उनका जो है जीवन परिचय, मैं कहूंगा कि उन रचनाकारों का परिचय दिया गया है, जीवन वृत्तांत दिया गया है। इस ग्रंथ में शिवसिंह सरोज में कवियों की जन्म, मृत्यु और रचना काल को दर्शाया गया है, लेकिन अधिकतर अविश्वसनीय है, विश्वास योग्य नहीं। अंदाजा अपनाया गया है। अंदाजा लिख दिया कि हाँ लगभग ये होगा 1500 के आसपास, 900 के आसपास, ऐसे आसपास लिख दिया। फैक्ट कहीं भी आंकड़ा फिक्स नहीं है, इसलिए विश्वसनीय नहीं है। शिवसिंह सरोज जो है किसी भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ, हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ। उसमें वही कमियां थी जो गारसा तासी में थी। गारसा तासी में क्या थी? काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया, तदयुगीन परिस्थितियों का, प्रवृत्तियों का वर्णन नहीं किया गया। वही उसमें था, वही उसमें था। मैंने कहा सेगर और गारसा साथ साथ रहेंगे, सेगर गारसा साथ साथ होंगे, वो कमियां उसमें होंगी, वही कमियां इसमें थी। ये वर्णानुक्रम पत्ती पर था, सब बातें कर चुके हैं। और इसी से सरोज को हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ था, हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ। सर इससे पहले महेश दत्त शुक्ल का आता है ना भाषा काव्य संग्रह, बिल्कुल वो भाषा काव्य संग्रह है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है भाषा को लेकर के प्रथम काव्य है वो। कब? 1873 में, शिवसिंह सेंगर से 10 साल पहले। महेश दत्त शुक्ल, वो भाषा के ऊपर है, इतिहास के ऊपर नहीं पूरा, इसलिए इतिहास ग्रंथ तो यही है हिंदी भाषा का। इसलिए हिंदी भाषा में इतिहास ग्रंथ लिखा गया, इसलिए शुरुआत हो गई, इसलिए इसे प्रस्थान बिंदु कह दिया गया। 1000 से ज्यादा कवियों को लेकर के आगे, इसलिए प्रस्थान बिंदु यही है, यही है। प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहते हैं? आसक्ति है लाइन, आसक्ति है लाइन शिवसिंह सरोज को कहते हैं। और मैं कहूंगा शिवसिंह सेगर ने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा जो मानी 770 विक्रमी संवत, 770 विक्रमी संवत, शिवसिंह सेंगर ने 770 मानी थी। शिवसिंह सेंगर ने 770 विक्रमी संवत की शुरुआत मानी थी, किसकी? आदिकाल की। और इन्होंने प्रथम कवि पुष्य पुंड को माना। मैंने कहा शिव की सर पे जटाओं का होता है झुंड, इसीलिए कवि है पुंड। और जटाओं की जड़ मजबूत होती है, जटाएं होती है, बालों की जटा मोटी मोटी होती है, उनकी जड़ मजबूत होती है, इसीलिए शिवसिंह सेंगर ने पुष्य पुंड को कहा। पुष्य पुंड भाषा की जड़ है, भाषा की जड़ है यह कवि पुष्य पुंड। ये शिवसिंह सेंगर के बारे में था। तो इसके आगे कौन सा ग्रंथ करेंगे उसके बारे में सुन लीजिए पहले, चलिए सुनिए पहले। मैं कहता हूं इसके बाद आएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो है आयरलैंड का रहने वाला, गिरता पड़ता आया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन गिरता पड़ता आया था आयरलैंड से, और आकर के इन्होंने यहाँ क्या लिखा? इन्होंने ये कोई रचनाएं लिखी, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। इसमें 21 खंड है, इंपोर्टेंट आपके लिए 21 खंड है। कॉलेज लेक्चर में तो यहां से प्रश्न आता है, 21 खंड है। और इसमें 179 भाषाएं जो हैं उनके बारे में बताया गया, 179 भाषाओं के बारे में बताया गया मित्रों, 179 भाषाओं के बारे में बताया गया है। मतलब भारत में 179 प्रकार की बोलियां हैं, ऐसा कहा गया है। तो हमें खास बात क्या याद रखना है कि भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण 1902 से लेकर के 1909 तक लिखा था। कब से कब लिखा? भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण ग्रंथ 1902 से लेकर के 9 तक लिखा। 2 से लेकर 9 तक लिखा। उल्टा करेंगे कुछ, 9 से 2 करेंगे, 2 से 9 लिखा, 9 से 2 करेंगे, 2 से 9 लिखा, उसको हम 9 से 2 करेंगे। कैसे करेंगे सुनिए। मैं कहता हूं कि 21 खंड थे कुल भारतीय भाषाओं के संरक्षण में, 21 खंड थे। 21 खंड में 179 कठिन भाषाओं को, बोलियों के बारे में बता दिया। और इसमें 21 खंडों में से 9वें खंड में, 21 खंडों में से 9वें खंड के दूसरे अध्याय में पूछा जा सकता है, 9वें खंड के दूसरे अध्याय में राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग कहां किया इसने? 9वें खंड के दूसरे अध्याय में। यहां 9-2 कर दिया, यहां 9-2 कर दिया, लिखा दोनों 2 से 9 तक था, लिखा तो 2 से 9 तक था, लेकिन यहां 9-2 कर दिया। तो 2 से 9 तक लिखा, उल्टा किया तो 9-2 हो गया, 9-2 हो गया। ये भारतीय भाषाओं का संरक्षण। एक है तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन, तुलसी का
वैज्ञानिक अध्ययन। तुलसीदास के ऊपर इन्होंने जो है 12 निबंध लिखे, 12 निबंध लिखे हैं, 12 निबंध लिखे हैं। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने बहुत सी बातें कही। ग्रियर्सन ने कहा, ग्रियर्सन जो है उन्होंने इस अपने इतिहास ग्रंथ कौन सा लिखा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, अंग्रेजी में लिखा गया पहला ग्रंथ था। अंग्रेजी में लिखा गया पहला ग्रंथ। काल विभाजन की शुरुआत भी कहां से हुई? ग्रियर्सन से। काल विभाजन किया इन्होंने, 11 खंड कर दिए, अध्याय 12 थे। कैसे 11 और 12 है, समझेंगे बात को, कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं कहूंगा कि इन्होंने अन्य क्या काम किया, मैंने बता दिया। भक्ति काल को श्रवण काल कह दिया कि जो जागरूकता, जो जन चेतना फैली, शाश्वत मूल्यों की स्थापना भक्ति जिस काल में हुई भक्ति काल था। तो यह काल श्रवण काल है दृष्टिकोण से। रचनाएं सर्वाधिक मात्रा में हुई, जनता को जागृत किया गया, यहां शाश्वत मूल्यों की स्थापना की गई, इसलिए काल क्या है? श्रवण काल है। ग्रियर्सन ने श्रवण काल कहा, इसी ग्रियर्सन ने आदि काल को चरण काल कह दिया। गिरेंगे चरणों में गिरेंगे, गिरेंगे भगवान के भगत चरणों में गिरेंगे, भगवान के भगत चरणों में गिरेंगे। ग्रियर्सन चरण काल कह दिया। शुरुआत करते हैं 700 विक्रमी संवत से, सुनना अच्छे से, शुरुआत करते हैं 700 विक्रमी संवत से। मान्य बातें कर रहा हूं भी, ग्रियर्सन की सारी बात इंपॉर्टेंट है। 700 विक्रमी संवत से। आप बताइए मिश्र बंधु जो आदिकाल है, जिसको उन्होंने आरंभिक काल कहा था, उनकी शुरुआत कहां से मानते हैं? सर 700 विक्रमी संवत से नहीं। ग्रियर्सन 700 विक्रमी संवत से नहीं करता, याद रखना। 700 विक्रमी संवत से तो मिश्र बंधु करेंगे, लेकिन 700 ईस्वी से करता है। अंग्रेज था, अंग्रेज किस पे चलेंगे? ईस्वी पे चलेंगे। ईसाई थे, इसलिए ईस्वी पे चलेंगे। इसलिए कह दिया कि भक्ति ईसाइयत की दिन है। भक्ति क्या है? ईसाई धर्म आया तो भक्ति आई। ईसाइयत के दिन किसने माना? ग्रियर्सन ने माना था। ग्रियर्सन ईसाई था, ग्रियर्सन ईसाई था, ईसाई था, इसीलिए ईसाई ईस्वी में लिखेंगे। इसलिए ग्रियर्सन ने, अंग्रेज हमेशा ईस्वी का काम करते थे, ईस्वी में लिखा 700 ईस्वी में। और 700 विक्रमी संवत में लिखता है कौन? मिश्र बंधु। मैंने कहा था पहले भी, यानी इन्होंने दोनों ने कालानुक्रम पत्ते दोनों ने ही कालानुक्रम पत्ती अपनाई थी। हम पहले पढ़ चुके हैं। सन और बंधु साथ साथ होंगे, सन और बंधु साथ साथ होंगे। ये 700 ईस्वी से शुरुआत कर लेगा, वो 700 विक्रमी संवत से शुरुआत कर लेगा, लेकिन सन और बंधु हमेशा साथ रहेंगे। दोनों का काल, दोनों का जो काल था वो साथ साथ था। दोनों का काल क्या था? साथ साथ था। 700 से मान लिया शुरुआत होती है। मैं अगर इसके 11 खंड और 12 अध्याय बोलूं तो बोल सकता हूं। कैसे? देखिएगा, हम करेंगे आगे। आगे कहां? जब काल, इसके जस्ट बाद इतिहास लेखन परंपरा के जस्ट बाद शुरू होगा हिंदी साहित्य का काल विभाजन। उसकी 3, 4, 5 क्लासें होंगी। वहां ग्रियर्सन से शुरुआत हो जाती है काल विभाजन की। वहां करेंगे नाम, लेकिन फिर भी बताता हूं बोल करके। सुनिए, 12 अध्याय थे, 11 खंड हैं। गैग ग्रियर्सन ने 11 खंड कर दिए। गैग ग्रियर्सन ने 11 खंड कर दिए। गैग ग्रियर्सन गिर गया चरणों में, चारण काल कह दिया। और भक्ति गिरते चरणों में भगवान के, वहीं तो उन्हें श्रवण की प्राप्ति हो ही जाती होगी। ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को श्रवण काल कहा। ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को श्रवण काल कहा। ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को श्रवण काल कहा। समझना बात को इशारा क्या है, क्योंकि मेरी बातें आप समझने लग जाओगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अब सुनिए, सर आपने तो इसके मॉडर्न वर्नाक्यूलर के बारे में बताया नहीं, बताएंगे। पहले सुनिए, मैं कहूंगा कि 12 अध्याय की पहला था चारण काल, पहला था चारण काल, दूसरा था 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। पहला था चारण काल, दूसरा था 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, तीसरा था जायसी की प्रेम कविता, जायसी की प्रेम कविता, चौथा था ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, फिर था मुगल दरबार पांचवा, छठा था तुलसीदास, छठा था तुलसी, फिर था क्या? रीति काव्य, फिर तुलसी के परवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और विविध। और क्या हो गया? विविध। 12 अध्याय बोल दिए मैंने। कैसे याद होंगे आगे बताऊंगा, अभी वो बोलता हूं। पहले, सबसे पहले चारण काल, सबसे पहले गिरेगा चरणों में चारण काल। चारण है तो जागरण है, चारण है तो जागरण है। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, चारण है तो जागरण है। जागेगा वो प्रेम करेगा, जैसी प्रेम कविता, जागेगा वो प्रेम करेगा। और प्रेम करते थे भगवान श्री कृष्ण, गोपियों से प्रेम करते थे कृष्ण, तो ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय आ गया। स्टेप पूरा होता है। फिर ऊ की मात्रा वाले मुगल दरबार, तुलसीदास। मुगल दरबार में ऊ की मात्रा एक ही है, वहां ऊ और ई दोनों है, इसलिए बाद में वो आएगा। मुगल दरबार, तुलसीदास, तुलसी रीति काव्य, तुलसी के बाद आता है क्या? रीति काव्य। तुलसी के बाद रीति काव्य आता है। फिर आता है तुलसी के परवर्ती। रीति बोले उसके बाद बोलना है तुलसी के परवर्ती, रीति बोले तो तुलसी के परवर्ती कवि आते हैं। फिर आता है क्या? ई की मात्रा वाले, फिर ई की मात्रा वाले 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में, विक्टोरिया के शासन में, विविध
ई की मात्रा वाले बाद में आएंगे। ये 12 के 12 अध्याय हम करेंगे, आगे करेंगे। चलिए अब आते हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। सुनिए इसकी कहानी। क्या हुआ 1888 में इसका पहला संस्करण यानी पहला भाग निकला। कैसे? कहीं सर कंफ्यूज है, कहीं 89 लिखा होता है और कहीं 1888 में। याद रखना है ग्रियर्सन अंग्रेज था, अंग्रेजों के ठाठ थे, 8 थे, ठाठ थे अंग्रेजों के, इसलिए उस समय इसे ठाठ थे तो संख्या क्या आएगी? 8 ग्रियर्सन की आएगी, अंग्रेज था ना। लेकिन कई 89 कहते हैं। कैसे कहते? सुनिए, इसका सबसे पहले जो प्रकाशन हुआ एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में दिए रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल। किसने कराया था? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कराया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने पत्रिका के विशेषांक के रूप में, लेकिन स्वतंत्र पुस्तक के रूप में आता है 89 में। स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 89 में आता है। ये बात स्वीकारते हैं बाबू गुलाब राय और राम कुमार वर्मा, कहते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष 89 है, कई कहते हैं 88 है। कोई नहीं पूछेगा, 88 याद रखना है। गुलाब राय ने राय दी कि ये प्रकाशन 88 नहीं 89 है। साथ में राम कुमार हो लिया, वर्मा साथ में वर्मा हो लिया गुलाब राय के साथ कि 89 है। ये तो इसका ये था। अब बात आती है, इन्होंने 952 कवियों का जिक्र किया है। कितने कवियों का? 952 कवियों, केवल हिंदी के हैं। केवल खास बात है कि प्रथम इतिहास ग्रंथ था, प्रथम इतिहास ग्रंथ। इसमें हिंदी साहित्य को भाषा, हिंदी साहित्य को लिखते समय भाषा के दृष्टिकोण को अपनाया गया था हिंदी के ऊपर। इन्होंने हिंदी के अलावा उर्दू, पाली, संस्कृत, पाली, प्राकृत अब सबको बाहर कर दिया था। केवल हिंदी के कवि लिए, केवल हिंदी भाषा में लिखा गया था, केवल हिंदी के कवियों को लिया गया था। इसमें ग्रीसन वाले में। और ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ है। काल विभाजन सबसे पहले इस ग्रंथ में मिलता है। काल विभाजन का प्रयास किया गया था किसमें? ग्रीसन वाले इतिहास में। और ग्रीसन को यहां तक नलिन विलोचन शर्मा कह देते हैं, पढ़ चुके हैं कि विधेयवादी पद्धति का प्रारंभ शुक्ल से नहीं, प्रत्युत किससे मानना चाहिए? ग्रीसन से मानना चाहिए, हमने पढ़ा पहले। इसके सबसे प्रबल समर्थक आते हैं, इसको गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि ये इतिहास ग्रंथ न होते, नाम से इतिहास ग्रंथ न होते हुए भी, गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि नाम से इतिहास ग्रंथ न होते हुए भी ये सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जा सकता है। नाम से नहीं है ये, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, नाम से नहीं है। इसलिए कहता है नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास न होते भी। पति का नाम तो होता ही नहीं है, पति तो गुमनाम ही होता है, पति का नाम तो होता ही नहीं है। गणपति कहता है उसका नाम तो गुमनाम ही होता है। तो नाम से इतिहास न होते हुए भी इसे हम सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कह सकते हैं। किशोरीलाल गुप्त अच्छा काम किया था। रुकिएगा मित्रों। तो किशोरीलाल गुप्त कहते हैं, क्या कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आवाज आ रही? ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह ग्रंथ नींव का पत्थर है, नींव का पत्थर है। कौन सा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर। किशोरीलाल गुप्त कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में यह ग्रंथ नींव का पत्थर है, जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध इतिहास की भव्य इमारत का, अपने प्रसिद्ध इतिहास की भव्य इमारत का निर्माण किया, भव्य इमारत को निर्मित किया। यानी अपना प्रसिद्ध इतिहास शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका निर्माण किस किस ग्रंथ की नींव पर हुआ है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ऐसा किशोरीलाल गुप्त कहते हैं। और किशोरीलाल गुप्त ने 1957 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से नाम से इसका अनुवाद किया था। तो ग्रियर्सन के सबसे बड़े प्रबल समर्थक अगर ठहरते हैं तो किशोरीलाल गुप्त हैं। किशोरीलाल गुप्त, गौर कीजिए, किशोरी में किशोर छुपा है, किशोरी में किशोर छुपा है और उधर ग्रियर्सन में सन छुपा है। जो सन होता है वो किशोर होता ही है, सन होता है वो किशोर होता है। तो सन का समर्थक कौन करेगा? जो किशोरी या किशोर होगा वो करेगा। कहा ये नींव का पत्थर है। क्या है? नींव का पत्थर, जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास की भव्य इमारत का क्या किया? भव्य इमारत को निर्मित किया या भव्य इमारत का निर्माण किया। इसने किसने कहा? किशोरीलाल गुप्त ने कहा ये नींव का पत्थर है, नींव का पत्थर है, जिसे सिर्फ किशोर लोग ही उठा सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं। किशोरीलाल गुप्त कहते हैं ग्रियर्सन जो है क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम वास्तविक इतिहासकार हैं।
कि ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम वास्तविक इतिहासकार हैं। तो ग्रियर्सन को पहला इतिहासकार मानना, नींव का पत्थर इतिहास को मानना, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास यही है। किशोरीलाल गुप्त कहते हैं कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास यही है। शुक्ल तो इसे केवल बड़ा वर्त संग्रह कह देते हैं, और मिश्र बंधु वाले को कहते हैं बहुत बड़ा वर्त संग्रह या भारी कवि वर्त संग्रह कह देते हैं। जबकि शिव से सरोज वाले को शुक्ल कहते हैं वृत्त संग्रह। क्या कहते हैं? वृत्त संग्रह कहते हैं। शुक्ल साहब ने बात कर दी, लेकिन इसका समर्थन करता हुआ नजर कौन आता है? इसका समर्थन करता हुआ नजर आता है आपका किशोरीलाल गुप्त। कहता है सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है। अब ग्रियर्सन कहता है कि मैं क्या कर रहा हूं? ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में किसका सहारा लिया? शिव सिंह सरोज को आधार बनाया। अपने से पहले वाले को बनाएगा। शिव सिंह सरोज को आधार बनाया था, और इसमें कुल 17 संदर्भ ग्रंथों का सहारा लिया गया है। इसमें कुल कितने ग्रंथों का? 17 संबंध ग्रंथों का सहारा लिया गया है। और ग्रियर्सन खुद कहते हैं कि मैं जो आधुनिक भाषाएं हैं उनका विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं भारतीय भाषाओं का क्या करने जा रहा हूं? मैं भाषा जो साहित्य है उसका विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ग्रियर्सन ने कहा था भक्ति को ईसाइयत की देन मानते हैं, श्रवण काल कह देते हैं, ग्रियर्सन चारण काल आदि काल कह देते हैं। 700 ईस्वी से शुरुआत कर लेते हैं। चारण काल इसकी 11 खंड कर दिए, कालिदास ने 12 अध्याय मान लिए थे। और ग्रियर्सन ने जो एक कालखंड में जो मुख्य कवि नहीं है, जिनकी रचनाएं कम उपलब्ध होती हैं, उनको गौण, प्रत्येक अध्याय के गौण कवियों में सम्मिलित किया है। कहां किया है? गौण कवियों में सम्मिलित किया है। और रस को ग्रियर्सन ने स्टाइल या शैली कहा। और जो काव्य के अंदर रस होता है, काव्य में रस को ग्रियर्सन ने स्टाइल या शैली कहा। ये क्या है? स्टाइल या शैली है। चलिए हमने सारी बातें कर ली। यानी जिन इतिहासकारों के बारे में, जो कविगण हैं, उनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिली, तो इनको ग्रियर्सन ने कहां सम्मिलित किया? ग्रियर्सन ने इन्हें प्रत्येक अध्याय के गौण कवियों में। लेकिन शुक्ल साहब अन्य कवियों को फुटकल खाते में रखते हैं, फुटकल खाते में। और नगेंद्र आदिकाल में स्वतंत्र साहित्य जो है, आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य में रखेंगे। वो सारी बातें इन्होंने गौण कवियों में रखा। चलिए हम बात कर रहे थे पहले किसकी? शिव सिंह सेंगर की। शिव सिंह सेंगर की बात करते हैं। लीजिए हम बात करते हैं शिव सिंह सेंगर की। किसकी करते हैं? ये बड़ा है क्योंकि पीछे वहां रह गया था, बची हुई बात लिख देते हैं। शिव सिंह सेंगर, नाम तो लिखना ही पड़ेगा। और शिव सिंह सरोज लिखा। क्या लिखा? शिव सिंह सरोज। मैंने लगभग बात आपको सारी बोल दी है। सरोज सन 83 आपको पता ही है, 1003 को भी पता ही है, आधार ग्रंथ कालिदास हजारा पता ही है। और इसमें क्या है? इसमें पूर्वार्ध भाग में क्या है हम लिखेंगे इस ग्रंथ में, वहां से आगे शुरू कर देना आप। पूर्वार्ध भाग में रचनाओं के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। क्या किए गए हैं? रचनाओं के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। 838 कवियों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। आपको नहीं याद करना कितने कवियों किए गए, प्रस्तुत किए गए हैं। और उत्तरार्ध भाग में क्या किया है? कवियों और लेखकों का जीवन चरित्र उभारा गया है। उत्तरार्ध भाग में लिखेंगे हम, उत्तरार्ध भाग में वैसे कोई भाग नहीं है, हमें लिख रहे हैं, आप सोचो इसके 2 भाग हैं। नहीं, अगर हमें डीपली जाना हो तो उत्तरार्ध भाग में कवियों या लेखकों का जीवन चरित्र लिखा गया है। लेखकों का क्या लिखा गया है? जीवन चरित्र लिखा गया है। चरित्र लिखा गया है। ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है, लिखा गया है। और बताओ तो, और आगे की बात यह है कि इन्होंने क्या किया है? शिव सिंह सेंगर ने, इन्होंने, बोर्ड में दिक्कत आ कोई ना, इन्होंने कवियों के जन्म मृत्यु, इन्होंने कवियों के जन्म मृत्यु रचनाओं का विवरण दिया है।
रचनाओं का विवरण दिया है। जो विवरण दिया है वो क्या है? जो अधिकांश अविश्वसनीय है, दिया है जो अधिकांश क्या है? अधिकांश क्या है? अविश्वसनीय है। विश्वास योग्य है नहीं, अंदाजों लिख दिया। अविश्वसनीय है। ठीक है, ध्यान रख लियो। आगे चलो, आगे क्या लिखा इन्होंने? किसने? शिव सिंह सेंगर ने आदिकाल का प्रारंभ, शिव सिंह सेंगर ने आदिकाल का प्रारंभ कहां से माना है? आदिकाल का शिव ने सेंगर ने 770 से। आदिकाल का प्रारंभ शिव सिंह ने सेंगर ने 770 से माना है। 770 विक्रमी संवत से माना है, संवत से माना है। और मित्रों आपको बता दूं, आप ये मत सोचना कि एक ही क्लास आती है, इतिहास पूरा कैसे होगा। मई और जून का महीना जब आएगा तो या मेरा 101% आपसे प्रॉमिस है, 101 नहीं 1101% मान लो, आपका जून तक पूरा इतिहास कंप्लीट होगा, ये मेरी गारंटी है। देख लेना आप कैसे होगा, कंफर्म होगा जून तक। ठीक है, और साथ में उधर वाली भी काव्य शास्त्र की इकाइयां सोचता हूं कि हम 30 जून तक इतिहास पूरा कर लें और कम से कम 2 काव्य शास्त्र की इकाइयां पूरा कर लें, तो फिर हम आगे आसानी से 3 इकाइयां रहेगी, एक महीने में 3 इकाइयां पूरी कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया। इसके बाद हम बहुत ही आसानी से सरलता से पढ़ते जाएंगे। अभी 1-1.5 महीने तो समय लगेगा, क्लासें कमी रहेगी। उसके बाद देखिएगा सेटअप बनने के बाद हम सब फास्ट कर देंगे। तो हमारा कहीं भी हम ये नहीं कि आपको टाइम पास करवा देंगे, हर क्लास में मेहनत नजर आएगी आपको। चलिए आगे बात करते हैं। शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि किसे माना? शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि पुष्य या पुंड को माना। शिव की जटाओं में झुंड तो है पुंड। प्रथम कवि पुष्य भी मिलता है नाम या पुंड भी मिलता है, पुष्य या पुंड को माना है, पुंड को माना है योगी। और माना है यह कवि भाषा की जड़ है। यह कवि ब्रैकेट में लिख दो पुंड। कौन है वो? पुंड। यह कवि भाषा की जड़ है। जटाओं का झुंड होता है, जटाओं में बड़ी बड़ी तकड़ी तकड़ी जड़ होती है, जटाओं में जड़ होती है, भाषा की जड़ है। ये कौन कहता है? शिव सिंह सेंगर ही कहते हैं। क्या कौन कहते हैं? शिव सिंह सेंगर ही कहते हैं। और मैंने कहा था ये इतिहास ग्रंथ को क्या कहा है? हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। किसको? शिव सिंह सरोज को। याद रखना है हमें, शिव सिंह सरोज को क्या कहा जाता है? शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य का इंपॉर्टेंट लाइन है, हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। यहां से हिंदी साहित्य मूल रूप से प्रस्थान शुरुआत हो गई थी। पहले वाला तो फ्रेंच में था और ये हिंदी में था, भारतीय विद्वान ने लिखा था इसीलिए। और 1003 कवि थे, वो हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। तो मैंने आपके सामने शिव सिंह सेंगर की जो बची हुई बातें थी वो मैंने आपकी सारी लिख दी है, ध्यान रखना। मैंने बची हुई बात जो है उनको लिख दिया है। तो शिव सिंह सेंगर की बात हुई। अब अपने बंदे की बात करते हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम, मैं एक बार लिखूंगा पूरा नाम, बार बार नहीं लिखूंगा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये प्रश्न देके चला जाता है, कभी ना कभी जीके में, कभी ना कभी हिंदी में। ये बंदा प्रश्न देता ही है, इसलिए जीके के दृष्टिकोण से पढ़िए इसको, जीके के दृष्टिकोण से अच्छा पढ़िए। हिंदी में ना आए कभी तो अलग बात है, आ ही जाता है एक प्रश्न तो इनका आ ही जाता है, भक्ति काल संबंधित या आदिकाल संबंधित आ ही जाता है। ये 1800 इन्होंने जो है मैं कहूंगा कि आयरलैंड के निवासी थे। कहां से आए थे? आयरलैंड से आए थे। और इतिहास ग्रंथ कौन सा लिखा? हम इतिहास ग्रंथ की पहले बात करेंगे, इतिहास लेखन परंपरा, इसलिए क्या कौन सा लिखा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर, वर्नाक्यूलर मतलब प्रेस, लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर
लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ये कब आया था? हिंदुस्तान हम लिखेंगे 1888। क्या लिखना है आपको? दोनों लिखनी है यहाँ पे 1888। 88 याद आएगा, 1889 अपने आप होगा। बस यहाँ अंतर क्या है वो दोनों बता देता हूँ आपको मैं। अलग अलग मानते थे गुरुजी, मैं भी देखी घनी बार अलग अलग मिला, कौन सी माना? अंतर कैसे है अलग अलग का, ये अंतर अब आप देखो कैसे है। 1888 1889 सही है पिक्चर क्या? ढूंढोगे? चलिए 1800 सही है, हाँ ठीक है। 1889 कैसे हम कहेंगे? सर्वप्रथम 1888 में, मैंने बता दिया था आपको, सर्वप्रथम 1888 में 1888 में इसका एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में, इसका एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में, पत्रिका के विशेषांक के रूप में, देखो दोनों सन आए हुए हैं और दोनों साथ कभी नहीं आए हैं, अलग अलग आए हैं। एक बार 89 आया, 88 ऑप्शन में नहीं था, 88 आया तो 89 नहीं था, तो फिर वो पता हो जाना चाहिए। ऐसे लाइन बना देगा अलग बात है। 1888 में इसका एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशन हुआ। कहां से? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सोसाइटी ऑफ बंगाल, ऑफ बंगाल ने प्रकाशन कराया। ने क्या किया? प्रकाशन कराया। तब तो ये मान लेते हैं प्रकाशन कराया। और एक 1889 में क्या हुआ? 1889 में किस प्रकार से एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशन हुआ, एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशन हुआ था। पुस्तक के रूप में प्रकाशन हुआ। और 1889 को कौन कौन विद्वान कहते हैं कि 89 में इसका प्रकाशन मानते हैं? 1889 में आर के वर्मा व गुलाब राय, बाबू गुलाब राय इसका प्रकाशन मानते हैं। इसका प्रकाशन मानते, इतना डीपली नहीं जाएगा, ये सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान और की को नहीं हो। लिख लियो, कोई बात को नहीं, इंपॉर्टेंट बात बता दी, थाने सारी बात कोई ध्यान रखो नहीं। आप पूछ सके कौन सी जो प्रथम बार प्रकाशन कराए कौन कराए हो? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। आप बताइए, अंग्रेज जब आए सबसे पहले कहाँ थे? बंगाल में थे। तो सब शुरुआत में जो काम होंगे वो कहाँ होंगे? बंगाल में ही होंगे, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है, यह मूलतः अंग्रेजी में है। कौन सा ग्रंथ? यह मूलतः क्या है? यह मूलतः अंग्रेजी में है। अंग्रेजी में है तो इसलिए अंग्रेज था, अंग्रेजी में होगा। और सर्वप्रथम इस ग्रंथ में काल विभाजन का प्रयास किया गया है। बताइए, विभाजन अंग्रेजों ने हमारा किया कि नहीं किया? कि सर किया। तो विभाजन कहां मिलेगा? पहले अंग्रेज वाले ग्रंथ में। तो हमें ध्यान रखना है, सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया गया है। सर्वप्रथम क्या किया गया है? काल विभाजन का प्रयास किया गया है। किस ग्रंथ में? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर में। और अंग्रेजों ने हमारा भारत का क्या किया? विभाजन किया था। याद रखो, अंग्रेज हो ही हो। अब आगे देखिए, इसमें 952, इसमें कुल कवि 952 है। इसमें कुल कवि कितने हैं? कुल कवि 952 है। 952 याद रखना, 952 है। 952 है। इसके बाद और क्या ध्यान रखना है कि इसमें सर्वप्रथम काल विभाजन, और जो मैं कहूंगा कि एक तो काल विभाजन पर इन्होंने ध्यान दिया था, एक तो इसकी खास बात थी। और इसकी खास बात और क्या थी? काल विभाजन इन्होंने कर दिया था।
तो काल विभाजन का लिख दिया मैंने, सर्वप्रथम काल विभाजन हो गया था। इसमें जो है नामकरण में बल दिया गया था। तो और हम बात करें इसकी, क्या करें कि किशोरी लाल गुप्त क्या कहते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। किशोरी लाल गुप्त ने क्या कहा इसको, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। किशोरी लाल गुप्त की बात याद रखनी है भाई, ये इसका सबसे बड़ा अधिवेता था, अध्ययन किया था इसने। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। किशोर होगा वो सन होगा, सन होगा वो किशोर तो होगा ही। प्रथम इतिहास ग्रंथ है। आप सोचिए, अगर आपसे पूछा जाए, आपसे यह पूछा जाए कि आप ये बताइए कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ अगर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर है, तो हिंदी का प्रथम परंपरागत इतिहास ग्रंथ कौन सा है, मिश्र बंधु विनोद। और ये पूछे कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का परंपरागत इतिहास, तो शुक्ल वाला आएगा। सोचिए, सच्ची ओनली फॉर सच्चा अर्थ, ग्रियर्सन सन सच्चा होता है। परंपरागत इतिहास पहला मिश्र बंधु विनोद, और सच्चा और परंपरागत दोनों, सच्चा और परंपरागत दोनों शुक्ल वाला। तो यहां क्या लिखा है मैंने, ओनली फॉर क्या लिखा है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे जब आएगा वो देखेंगे। किशोरी लाल गुप्त क्या कहते हैं, किशोरी लाल गुप्त ने क्या किया है, और क्या किया, किशोरी लाल गुप्त ने 1957 में क्या किया, इसका अनुवाद किस नाम से किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। कब किया, गुप्त ने, किशोरी लाल ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और ग्रियर्सन प्रथम कवि है, वास्तविक रूप से प्रथम वास्तविक इतिहासकार है ये। इसीलिए ये क्या नाम रखेंगे, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। यहां भी क्या कहा इन्होंने, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का क्या है, प्रथम इतिहास। और प्रथम सबसे आगे कौन होते हैं, सबसे आगे किशोरी होते हैं। सबसे आगे एक नंबर पे प्रथम स्थान पे कौन होते हैं, किशोरी होते हैं हर काम करने में। किशोरी या किशोरी प्रथम स्थान पे होते हैं, चाहे यहां प्रथम हो चाहे यहां प्रथम हो। ग्रियर्सन को प्रथम मानने वाला किशोरी लाल गुप्त है, चाहे कैसे माने। प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा 1957 में। कब लिखा, 1957 में। ये सन भी पता होनी चाहिए, 1957, 1857 नहीं है, 1957 में लिखा था। अब ये बात हुई किशोरी लाल गुप्त। और क्या कहते हैं, किशोरी लाल गुप्त कहते हैं, आगे लिखेंगे, किशोरी लाल गुप्त ने और दो कोट और भी की है क्या, क्योंकि ये बंदा आपसे यूं भी पूछ सकता है कि ग्रियर्सन के इतिहास पे सर्वाधिक कार्य किसने किया था। तो किशोरी लाल गुप्त ने सन के ऊपर किशोर ने किया था, सन के ऊपर किशोर ने काम किया था। ग्रियर्सन सन के ऊपर किशोर या किशोरी ने काम किया था, याद रखना इस बात को। किशोरी लाल गुप्त ने कहा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में ग्रियर्सन क्या है, प्रथम वास्तविक इतिहासकार हैं। हिंदी साहित्य में ग्रियर्सन प्रथम वास्तविक इतिहासकार हैं। हिंदी साहित्य में ग्रियर्सन क्या है, इन्होंने कहा हिंदी साहित्य में ग्रियर्सन प्रथम वास्तविक इतिहासकार हैं। ये लो साहब, प्रथम वास्तविक इतिहासकार हैं, प्रथम वास्तविक इतिहासकार हैं। और प्रथम ने छोड़ी कौन है, इतिहासकार हैं। फिर ये एक बात बहुत अच्छी बात कहते हैं, इतिहासकार है। क्या कहा इन्होंने कि ग्रियर्सन ने जो क्या किया, ये इतिहास लिख करके कि ये जो है ग्रियर्सन का इतिहास जो है मॉडर्न वर्नाक्यूलर, यह एक नींव का पत्र है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास की भव्य इमारत को निर्मित किया। तो किशोरी लाल गुप्त क्या कहते हैं, किशोरी लाल गुप्त क्या कहते हैं, ये परिभाषा याद रखना, थोड़ी सी उठपटांग अवश्य है, आ जाती है एग्जाम में। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह हिंदी साहित्य के इतिहास में, यह हिंदी साहित्य में वह मील का पत्थर है। वह क्या है, वह मील का पत्थर है, मील का पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास, कौन सा, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम है उसका,
सुप्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ की भव्य इमारत को निर्मित किया। भव्य इमारत को क्या किया? भव्य इमारत को निर्मित किया। तो ओ कह भी शुक्ल भी कहेंगे आधार पर ताले आधार पर निर्मित किया। ये बात हो गई। अब हिंदी साहित्य में जो हिंदी भाषा है, यानी साहित्य के इतिहास में हिंदी भाषा को मूल रूप से इसमें हिंदी भाषा के प्रति पहली बार हिंदी भाषा को अलग से रखा गया, यानी हिंदी भाषा को तवज्जो प्रदान की गई थी, इसमें तवज्जो दी गई थी कि हम कहेंगे, यहां लिखेंगे कि प्रथम बार इतिहास लेखन में हिंदी साहित्य का भाषा के दृष्टिकोण से निर्धारण किया गया। भाषा के दृष्टिकोण से निर्धारण किया गया। हिंदी साहित्य का दृष्टिकोण से क्या किया गया? निर्धारण किया गया। और मैं एक बात बता दूं आपको, इसमें जो संस्कृत, पाली, प्राकृत, वर्ष उनको उर्दू आदि को बाहर कर दिया। ग्रिसन ने क्या किया? इस ग्रंथ में संस्कृत, पाली, प्राकृत, वर्ष, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, और कौन सी? और उर्दू। वह उर्दू को बाहर कर दिया। उर्दू को क्या कर दिया? उर्दू को बाहर कर दिया। साहब, ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलो, ये आपका हो गया। इसमें बात आ गई। अब ग्रिसन जो है, इन्होंने कितने किए? अपने इतिहास में का काल विभाजन में 11 खंड 12 अध्याय रखे हैं। अपने इतिहास ग्रंथ यानी मॉडर्न वर्नाक्यूलर में अपने इतिहास ग्रंथ में 11 खंड 12 अध्याय किए हैं। ग्रिसन ने 11 खंड किए हैं। 11 खंड 12 अध्याय रखे हैं। 12 अध्याय का मतलब होता है पाठ। और पाठ जित कर पढ़ा नहीं आपा 12 घंटे पढ़ा। जब 12 होता है तभी पाठ पढ़ा जाता है। तो 11 ये हो गए। इन्होंने और क्या किया ग्रिसन के बारे में? भक्ति को ईसाइयत की देन मान लिया। भक्ति को ईसाइयत की देन माना। ग्रिसन ईसाई था। ईसाइयत की देन कहा मैं मुख्य बात कर रहा हूं। भक्ति काल को श्रवण काल कहा। भक्ति काल को क्या कहा? सब जानते हैं आप, तो कॉमन सेंस की बात है। भक्ति काल को, कमाल है यार, को श्रवण काल कहा। किसने? ग्रिसन ने। श्रवण काल कहा। गोल्डन पीरियड है ये भक्ति काल। जन चेतना थी, जागरूकता थी, शाश्वत मूल्यों की स्थापना थी। श्रवण काल कहा। और इन्होंने क्या किया? हिंदी को अंग्रेजों के द्वारा आविष्कृत भाषा कहा। हिंदी का आविष्कार किसने किया? अंग्रेजों ने। अंग्रेज था ना, इसलिए ये तो कहेगा ही। हिंदी को अंग्रेजों के द्वारा आविष्कृत भाषा कहा। आविष्कृत भाषा कहा। और मैं कहूंगा ये कह दिया। और इन्होंने और क्या बात कही? श्रवण काल का ईसाइयत की देन कहा। और इसके बाद ग्रिसन जो है, इन्होंने अन्य ग्रंथ की बात बाद में करेंगे। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर का आधार, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर का आधार शिव सिंह सरोज ग्रंथ है। आधार क्या है? इससे पहले वाला शिव सिंह सरोज ग्रंथ है, इसका आधार ग्रंथ है। ग्रिसन ने अपने इसी में मॉडर्न वर्नाक्यूलर में कुल 17 संदर्भ ग्रंथों का सहारा लिया था। ग्रिसन को किसी से खतरा था तो ग्रंथ ले लिए 17 आधार में। 17 संदर्भ ग्रंथों का सहारा लिया। यानी ग्रिसन ने कितने ग्रंथों का टोटल सहारा लिया? 17 ग्रंथों का सहारा लिया। खतरा था, अंग्रेज था, इसलिए सहारा लिया।
और ग्रियर्सन एक बात कहते हैं कि मैं आधुनिक साहित्य का आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस प्रकार से बोले कि मैं आधुनिक, ग्रियर्सन की बात है, ध्यान रखना। ग्रियर्सन स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस ग्रंथ के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये किसने कहा था? ये बात तो खुद किसने कही? ये बात तो स्वयं जो है ग्रियर्सन महोदय कहते हैं। एक व्यक्ति आते हैं गणपति चंद्र गुप्त, वो क्या बात करते हैं, मैंने बताया था इनके बारे में आपको। इन्होंने कहा कि नाम से इतिहास ग्रंथ न होते हुए भी यह सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता है। कहा कि नाम से इतिहास ग्रंथ न होते हुए भी, इतिहास ग्रंथ न होते हुए भी, नाम से, पति तो नाम का ही होता है, गणपति कहते हैं पति तो नाम का ही होता है, न होते हुए भी, पति का नाम चलता ही नहीं, पत्नी का चलता है, न होते हुए भी यह सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता है। हिंदी साहित्य का क्या कहा जा सकता है? प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता है। प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता है, ग्रंथ कहा जा सकता है। शुक्ल साहब ने कहाँ रखा? शुक्ल साहब कहते हैं यह एक क्या है? बड़ा वृत्त संग्रह है। एआरसी ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर को क्या कहा? बड़ा वृत्त संग्रह कहा। ये बातें शुक्ल की तो याद रखनी है। चलिए पानी पीते उसके बाद देखते हैं। और बात करते हैं। ग्रियर्सन ने काव्य में रस को क्या कहा? स्टाइल या शैली कहा। ग्रियर्सन ने काव्य में रस को, दो तीन बातें और है अपनी, बस फिर इसके ये समापन हो जाएगा ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन ने काव्य में रस को क्या कहा? रस को स्टाइल या शैली, स्टाइल है कहने की, स्टाइल या शैली कहा। ये बात आ गई। अब एक बात और है क्या कि ग्रियर्सन ने उन कवियों के बारे में जिनके बारे में मुख्य रूप से जिक्र नहीं किया, जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती, तो कि जिन कवियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती, जिन कवियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिली, याद रखना, नहीं मिली, उन्हें मिली, उनको ग्रियर्सन ने कहां स्थान दिया? उनको ग्रियर्सन ने प्रत्येक अध्याय के गौण कवियों में स्थान दिया है। फुटकल में कौन देगा? शुक्ल। अन्य कवियों को फुटकल खाते में, शुक्ल की शकल फूटरी, शुक्ल की शकल के ही फूटरी, याद रखना है। और स्वतंत्र साहित्य नगेंद्र कहेंगे, अलग चीज है। उनको ग्रियर्सन ने प्रत्येक अध्याय के गौण कवियों में स्थान दिया। अब ग्रियर्सन की रचनाएं और है क्या? हाँ, दो इंपोर्टेंट और है, दो रचनाएं कम से कम इंपोर्टेंट दो और है। कौन कौन सी है? अन्य रचना कौन सी है? अन्य रचना देखिए इनकी, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी लगभग बातें अगर एक साथ हो जाए तो अच्छी बात रहती है, आगे भी काम आती है। अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? एक है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और एक कौन सी आपकी, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। इंपोर्टेंट रचना है, भारतीय
भाषाओं का क्या है, सर्वेक्षण, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करने के लिए कोई गिरता पड़ता वहां से आएगा। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करने के लिए कोई गिरता पड़ता आएगा आयरलैंड से, ये गिरता हुआ आया था आयरलैंड से सर्वेक्षण। इसमें हमें याद क्या रखना है, इसमें हमें याद रखना है कि इसमें क्या है, 21 खंड है। कितने खंड हैं, 21। अंग्रेज यहाँ 21 काम करने आए थे या 19 काम करने आए थे, वो तो 19 काम करने आए थे उनसे, लेकिन हमारे अपने लिए 21 कर रहे थे, अपने लिए 21 कर रहे थे, हमारे लिए 21 हो गया। 21 खंड, 179 बोलियों का जिक्र किया गया इसमें। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, कितनी बोलियां, 179, इतनी बोलियां कि वो बोलने में कठिन है, वो बोलने में ही कठिन है, 79 कठिन होता है, 179 बोलने में कठिन है, इतनी बोलियों का जिक्र किया। अब आगे बात करते हैं, क्या आगे बात करते हैं कि 9वें खंड की, इंपॉर्टेंट आपके लिए जीके के दृष्टिकोण से, हिंदी के दृष्टिकोण से, 9वें खंड, 21 खंडों में 9वां खंड, 9वें खंड के दूसरे अध्याय में, अरे रुको रे, खंड के दूसरे अध्याय में राजस्थानी भाषा का, अध्याय में राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है। यानी राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग कहां किया है, इन्होंने 9वें खंड के दूसरे अध्याय में राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग किया है। राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग किया है। ये लिखा कब था, भारतीय भाषाओं का संरक्षण लिखने में इसे कितने साल लगे, 1902 से लेकर के और 9 तक लिखा था, 2 से लेके 9 तक लिखा, तो यहां उल्टा होना चाहिए, 9 से 2 तक में, 9वें खंड के दूसरे अध्याय में लिखा था 2 से 9 में, और उल्टा हो गया 9 से 2 में, लिखा था 2 से 9 में, उल्टा हो गया 9 से 2 में, 9 से 2 में। याद रखना है, दूसरा खंड, 9वां अध्याय, 9वां खंड के दूसरा अध्याय है। कुल खंड कितने हैं, 21 है। बोलने में कठिन है, 79 है। ये इसके बारे में इतनी बात पता होनी चाहिए साहब। आगे दूसरा और कौन सा है, तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन। तुलसीदास का दूसरी रचना का नाम क्या है, तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन। इसमें इसको लिखने में कम से कम 15-20 साल लगे। वैज्ञानिक अध्ययन ये 1800 में शुरू कर दिया था, 85 के आसपास। वैज्ञानिक अध्ययन, इसमें हम कहेंगे, इसमें तुलसी के संबंधित 12 निबंधों का उल्लेख है। इसमें 12 निबंध लिखे गए हैं। तुलसीदास का 12 करना था, नहीं करना था, वो तो नहीं करना चाहिए। 12 निबंधों का उल्लेख है, किससे संबंधित, तुलसीदास से संबंधित। मैंने ये लिख दिया आपको, ये इसके बारे में अन्य बात आ गई। 2 ग्रंथ, कौन सा, तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन हो गया। अब मैं कहूंगा तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन हो गया। अब इसमें कमी क्या थी, कमी थी क्या कुछ, इसमें खास कमी थी कोई, तुम बात करेंगे कमी क्या थी उसको जानने के लिए। अभी देखिए, कमी ये थी कि इन्होंने अपने 12 अध्याय के काल विभाजन किया, उसमें इन्होंने क्या किया, उसमें इन्होंने कहीं तो जो है प्रवृत्ति के आधार पे उसका नामकरण कर दिया, कहीं कवि के आधार पे कर दिया, कहीं शासन के आधार पे कर दिया, विक्टोरिया के शासन में या कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कहीं इन्होंने शताब्दी के आधार पे कर दिया 18वीं शताब्दी, कहीं कवि के नाम से तुलसीदास, कहीं शासन के आधार पे मुगल दरबार, और कहीं इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पे रीति काव्य, अलग अलग तरीके से कर दिया, एक रूपता नहीं थी। इसलिए ये इनका दोष है। दोष क्या है इस इतिहास ग्रंथ का, दोष भी पता होना चाहिए। काल विभाजन की शुरुआत की है, प्रवृत्तियों का उल्लेख भी किया है, लेकिन दोष क्या है कि इन्होंने इतिहास ग्रंथ में इतिहास ग्रंथ में क्या किया, इतिहास ग्रंथ में कहीं कवि के नाम पर तो कहीं धार्मिक काव्य, कहीं रीति के आधार पर या प्रवृत्ति के आधार पे, एक ही बात है, रीति के आधार पर, और कहीं शासन के आधार पर,
शासन के आधार पर कालखंडों का नामकरण कर दिया जो अनुचित है। नामकरण कर दिया, एक रूपता नहीं रही, कर दिया जो अनुचित है, कर दिया जो क्या है, जो अनुचित है। एक रूपता होनी चाहिए कहीं ना कहीं, अनुचित है। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा था, आदिकाल को चारण काल कहा, आदिकाल को चारण काल कहा, चारण काल कहा। और आदिकाल की शुरुआत कब से मानी, आदिकाल का प्रारंभ कहां से मानते हैं, ये आदिकाल का प्रारंभ 700 ईस्वी से मानते हैं। जबकि मिस्र बंधु सन के साथ बंधु होंगे वो भी 700, लेकिन वो भारतीय इसलिए विक्रमी संवत से, भारतीय इसलिए विक्रमी संवत से, शिवसेना अगर भी 770 विक्रमी संवत से मानता है तो मिस्र बंधु भी 700 ईस्वी से नहीं मानेंगे, 700 विक्रमी संवत से। तो आदिकाल का प्रारंभ 700 ईस्वी से माना है, 700 ईस्वी से। ईसाई था ना, अंग्रेज था, ईस्वी से माना, ईस्वी से मानेगा। हजारी भी हजार ईस्वी से मानेगा, हजारी भी हजार ईस्वी से मानेगा। शुक्ल संवत से मानेगा। राम कुमार वर्मा उसका पिछलुआ होगा, वो भी संवत से मानेगा। शुक्ल संवत से मान रहा था, हजारी हजार ईस्वी से मान रहा था। एक ईस्वी में मानता है, एक संवत में मानता है, तो बीच में मध्यस्थता करने नगेंद्र आता है, और नगेंद्र मध्य शताब्दी से मानता है, नगेंद्र मध्य शताब्दी से मानता है। यहाँ सन और बंधु 7 होंगे तो 700 से तो मानेंगे ही। ये अंग्रेज है तो ईस्वी लगा दो, वो भारतीय तो विक्रमी संवत लगा दो। इतना अंतर करना चाहिए। चलिए, मैंने आपको बहुत सी बातें किसके बारे में बता दी, ग्रेसन के बारे में मैंने आपको बता दी। और पिछले में शिवसेना सरोज के बारे में कुछ बात रह गई थी, उसको मैंने बता दिया है। यहाँ ग्रेसन वाला अंग्रेजी में है, और काल विभाजन का प्रयास पहली बार क्या ग्रेसन ने, अंग्रेजों ने हमारा यूं ही विभाजन कर दिया। और सच्चे अर्थों में हिंदी सभ्यता का पहला इतिहास किशोरीलाल गुप्त कहते हैं, जहां सन होगा बंधु होगा साथ साथ, लेकिन सन के सन होगा वो किशोर भी होगा, या किशोरी होगी वो बेटी होगी, तो किशोर होगा वो सन होगा। तो इसका समर्थन कौन करता है, सच्चे अर्थों में पहला इतिहास। ये प्रथम वास्तविक इतिहासकार हैं, ये नींव का पत्थर है, इसके ऊपर शुक्ल जी ने इमारत खड़ी कर दी, ऐसा किशोरीलाल गुप्त कहते हैं। और ये नाम से इतिहास ना होते हुए भी सच्चे अर्थों में इतिहास है, ऐसा गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं। ये पति का नाम नहीं होता, पत्नी का नाम होता है, नाम से नहीं होता पति, गणपति कहते हैं। शुक्ल जी से क्या कहते हैं, बड़ा वृत्त संग्रह कहते हैं। मिश्र बंधु विनोद को कह देंगे बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कह देंगे, पीछे वाले को कहते हैं वृत्त संग्रह कह देते हैं। इस प्रकार शुक्ल जी नाम देते हैं। यह सच्चे अर्थों में इतिहास है। मिश्र बंधु विनोद परंपरागत रूप से प्रथम इतिहास है, तो शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा, वो सच्चे अर्थों में परंपरागत इतिहास हो जाएगा। पहला दोनों को शब्द मिल जाएगा, शुक्ल बन जाएगा। तो तीनों भाई मिश्र बंधु, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अगला जस्ट कौन सा आएगा, मिश्र बंधु आएंगे। मिश्र बंधु विनोद इन्होंने लिखा, और उन्होंने क्या क्या लिखा उसके बारे में हम जानेंगे। अभी हम इतिहास लेखन ग्रंथों की परंपरा पढ़ रहे हैं, साथ साथ में मैं जो अच्छे से राइटर है उनको अच्छे से पूरा कराने का प्रयास करता हूं, कि कहीं ग्रेसन की बात छूटे ना, एक साथ आ जाए, तो पढ़ने में सहूलियत हो, याद करने में आसानी हो। हिंदी को अंग्रेजों के द्वारा आविष्कृत भाषा कह दिया। ग्रेसन कहता है कि मैं आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अपने इतिहास ग्रंथ में कुल 17 संदर्भ ग्रंथों का सहारा लिया, 17 संदर्भ ग्रंथों का सहारा लिया, लेकिन अधिकांशतः शिवसेना सरोज का सहारा लिया था। शिवसेना सरोज ने कालिदास हजारा का लिया था, शिवसेना सरोज का सहारा लिया था अधिकांशतः। तो ग्रेसन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल करवाती है प्रकाशन विशेषांक के रूप में, एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 89 में आता है। और रामकुमार वर्मा, गुलाब राय कहते हैं कि 89 सन इसका खास है। आप दोनों याद रखिएगा, कोई नहीं पूछेगा आपसे। 88 में अंग्रेजों के ठाठ थे, ग्रेसन के ठाठ थे। सन होगा बंधु होगा, सन है तो किशोर होगा। किशोरीलाल गुप्त इसके बहुत बड़े प्रबल समर्थक थे, और इन्होंने 1957 में क्या लिखा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और प्रथम इतिहासकार यही है, ऐसा कौन कहता है, ये तो नींव की पत्थर है ये इतिहास ग्रंथ हो, ऐसा किशोरीलाल गुप्त ही कहता है। ये बातें पता होनी चाहिए। अन्य इतिहास ग्रंथ, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन, भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण में 21 खंड है, 179 बोलियां हैं, कठिन अक्षर हैं, कठिन ही बोलियां हैं। और इसके 9वें खंड के दूसरे अध्याय में राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग ग्रेसन ने किया है। यह ग्रंथ लिखा गया था 2 से 9 तक, 1902 से 9 तक, लेकिन 9वें खंड के दूसरे अध्याय में है 2 से 9 आए तो 9 से 2 होना चाहिए, उल्टा हो जाना चाहिए, ये पता होना चाहिए। 952 कवि लिए, 952 कवि लिए। और पहली बार जो हिंदी साहित्य है
उसका भाषा के दृष्टिकोण से जो है प्रारूप तैयार किया गया था। भाषा के दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य को उभारा गया, अन्य भाषाओं के शब्दों से परहेज किया, चाहे वो उर्दू के हों, पाली, संस्कृत या प्राकृत के हों, अपभ्रंश के शब्द उनको बाहर रखा गया। ये खास बात थी इस इतिहास की। काल विभाजन का प्रयास कर लिया गया। मैं सारी बातें बोल चुका हूं। इन्होंने भक्ति को ईसाइयत की देन कहा, भक्ति काल को श्रवण काल कह दिया, श्रवण काल कह दिया। तो ग्रीसन जो है वो सारी बातें मैंने ग्रीसन की लगभग दोबारा बोल दी है, दोबारा मैंने बोल दी है। और ग्रीसन जो है इन्होंने, मैं आगे बात करूं, देखिएगा हमने खास बात लिख दी, इनकी बात हम कर चुके हैं। तो ये सारी बात प्रकाशन कहां से हुआ? काल विभाजन का प्रयास पहली बार किया, अंग्रेजी में है, 952 इसमें कवि हैं किशोरीलाल गुप्त। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है, प्रथम वो किशोरी है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा किशोरी ने लिखा, किशोर ने लिखा। हिंदी साहित्य में ग्रीसन के प्रथम, ग्रीसन क्या है? प्रथम वास्तविक इतिहासकार है, ये किशोरी कहेगा। सन का समर्थन किशोर करता है। किशोरीलाल गुप्त, यह हिंदी साहित्य में वह मील का पत्थर है। कौन सा? मॉडर्न वर्नाक्यूलर, मील का पत्थर कहा था। मैं मॉडर्न को मैं मील का पत्थर कह दिया, मैं मॉडर्न को मैं मील का पत्थर कह दिया। जिस पर शुक्ल ने क्या किया? अपने सुप्रसिद्ध इतिहास की भव्य इमारत की सृष्टि की, निर्माण किया उसका। और ये देखो, प्रथम बार इतिहास लेखन में हिंदी साहित्य का भाषा के दृष्टिकोण से निर्धारण किया गया था, अन्य भाषाओं को निकाल दिया था। इसमें संस्कृत पाली इनको निकाल दिया। अपने इतिहास ग्रंथ में 11 खंड रखे हैं, ग्रेसन है 11 खंड, और 12 अध्याय हैं। अध्याय मतलब पाठ होता है, 12 होने पे पाठ होता है। भक्ति को ईसाइयत की देन मानते हैं, भक्ति काल को श्रवण काल कहा। हिंदी अंग्रेजों के द्वारा आविष्कृत भाषा है। द मॉडर्न का आधार क्या है? शिव सरोज है। 17 संदर्भ ग्रंथ कुल हैं। ग्रेसन को खतरा नहीं था या खतरा था, वो अलग बात है। मैं आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। गणपति कहते हैं नाम से साहित्य ना होते, सच्चे अर्थों में पहला इतिहास है। नाम से पति नहीं है गणपति। द मॉडर्न को बड़ा वर्ष संग्रह शुक्ल कहते हैं। और ग्रीसन ने काव्य में रस को क्या कहा? स्टाइल या शैली कह दिया, स्टाइल या शैली कह दिया। जिन कवियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिली उनको प्रत्येक अध्याय के गौण कवियों में रख दिया। कहां रख दिया? गौण कवियों में रख दिया। ग्रीसन ने गौण कवियों में रख दिया। अन्य रचना कौन सी है? बता दिया मैंने, 21 खंड है। भारतीय भाषा संरक्षण में 179 कठिन बोलियां हैं। 9वें खंड के दूसरे अध्याय में राजस्थानी भाषा का शब्द का प्रयोग किया गया है। ये 2 से 9 में लिखा गया। तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन, कितने? तुलसी के 12 निबंध है। और दोष क्या है? इन्होंने इतिहास ग्रंथ में जो नामकरण किए वो अलग अलग कर दिए, अलग अलग कवि के नाम पे, प्रवर्ती के नाम पे, शासन के आधार पे अलग अलग नाम कर दिए। ये दोष है, एक रूपता नहीं है। आदिकाल को चांद काल इन्होंने कह दिया था। आदिकाल का प्रारंभ 700 ईस्वी से मानते हैं, अंग्रेज ईस्वी से मानेंगे। चलिए मित्रों, मैंने आपको ये समझाने का पूरा प्रयास किया है और आपके समझ में आ गया होगा। कुछ लॉजिक लगाए हैं, कुछ तरीका पता होना चाहिए, बस इसी से हमारा काम हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में मिस्र बंधु विनोद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।